सभी को नमस्कार प्रणाम। मैं प्रदीप कुमार गुप्ता आज आपके सामने लाल किताब, सामुद्रिक की लाल किताब से संबंधित ढेरों ढेरों ढेर जो झूठ तूफान हमारे समाज में फैले हुए हैं भ्रांतियों के रूप में, और साथ ही साथ मेरे बहुत सारे मित्र लोग जो सोशल मीडिया पे मुझे फॉलो करते हैं या फिर मुझे पर्सनल रूप से जानते हैं और मेरे व्हाट्सएप वगैरह पे अपने सवाल भेजते हैं, तो ऐसे लोगों के बहुत सारे सवाल इकट्ठे होने के कारण आज पहली बार आप लोगों के सामने उन सभी सवालों का जवाब दे रहा हूं। और उससे भी पहले एक बात आपको क्लियर कर दूं कि बहुत सारे लोग मेरे से पर्सनल तौर पे मुलाकात करना चाहते हैं, तो मेरी कुछ मजबूरियां होती हैं, मैं हमेशा मुलाकात नहीं कर सकता। कारण मैं रोजाना ही लगभग रोज 3 से 4 घंटे लाइव क्लास में होता हूं। फिर आप जानते हैं आने वाले भी कुछ लोग होते हैं, तो अगर आप मिलना चाहते हैं तो उसके लिए लंबे समय की अपॉइंटमेंट करनी पड़ जाती है। मेरी मजबूरियां हैं, कोई अन्यथा में ना लें। लेकिन हाँ, अगर आप घर बैठे ऑनलाइन सुविधा लेते हैं तो मुझे भी ज़्यादा खुशी होती है और मैं अपने टाइम पे 1-2 दिन में ही उनका काम पूरा करके फ़ोन पे सारी चीज़ें समझा देता हूँ। और सबसे बड़ी बात, मेरा कोई असिस्टेंट बात नहीं करता, मेरा कोई स्टूडेंट बात नहीं करता, मेरे क्लाइंट के साथ मैं खुद बात करता हूँ। अब बात हो रही थी कि भ्रांतियाँ जो लाल किताब के विषय में बहुत सारी ढेरों ढेर फैली हुई हैं, उनके विषय पे कुछ बातें। सबसे पहली बात है, बहुत सारे लाल किताब के विद्वान चलित, भाव चलित या फिर केपी की कस्प कुंडली देखते हैं, और कुछ विद्वानों ने तो अपने नाम के साथ संशोधित जन्म कुंडली बोल के अपना नाम, अपनी जाति प्रचारित करना शुरू कर दिया है, जो कि सत्य नहीं है। ये सब झूठ तूफान है। ये क्वेश्चन है, इसका जवाब सुन लीजिएगा। जिन लोगों को लाल किताब पूरी तरीके से, संपूर्ण तरीके से समझ ना आएगी तो वो ऐसा ही करेंगे। जबकि सत्य यह है कि जोशी साहब ने, लाल किताब के रचयिता पंडित रूपचंद जोशी जी ने कुंडली की दुरुस्तगी नाम से बहुत कुछ विस्तार से बताया है। दुरुस्तगी करने के लिए कि कोई ग्रह कहाँ बैठा है और वो असर कहीं और का दे रहा है, उसमें मकान का भी इस्तेमाल होता है। पामिस्ट्री, हथेली से भी ये जानकारी पाई जा सकती है। तो कभी भी आप सिर्फ और सिर्फ जो सामान्य तौर पे जन्म कुंडली बनती है उसी से देखें। जब तक पूर्ण ज्ञान ना होगा आप इधर उधर भागेंगे, भावचलित या फिर केपी की कुंडली की तरफ, तो ये बकवास की बातें हैं। मैं इसके बिल्कुल फेवर में नहीं हूं। मैं तो सीधे सरल शब्दों में कहूंगा, खुद मेहनत करिए, दुरुस्तगी करना सीखिए। और दुरुस्तगी करने के लिए लाल किताब में निशानियां हैं। एक उदाहरण देके बता देता हूं मैं। मान लीजिए किसी की जन्म कुंडली में शनिचर खाना नंबर 8 में बैठा है, मेरी बात समझना, लेकिन उसके घर में पश्चिम दिशा में अगर कोई मशीन रखी हुई है और 8 में अगर दक्षिण दिशा है, वहां नहीं है, तो वो 10वें घर में बोल रहा होगा, ऐसी संभावना रहती है। क्योंकि जिस ग्रह के बैठे हुए घर का दूसरे घर से संबंध होगा, 8 का 2 के साथ संबंध है, 8 का 12 के साथ संबंध है, 8 का घर 8 का खाना नंबर 6 के साथ भी संबंध है, खाना नंबर 8 का 9वें के साथ भी संबंध है, खाना नंबर 8 का दूसरे घर के साथ भी संबंध है। तो कई बार ऐसा भी हो जाता है, जस्ट बराबर वाले घर में नहीं, ग्रह बिल्कुल 5 घर 7 घर दूर भी बोल जाता है, गौर करना पड़ेगा। एक और उदाहरण दे देता हूं। मान लीजिए एक उदाहरण मेरे ऊपर, शनिचर मेरा खाना नंबर 9 में बैठा है और मेरे जीवन में शनिचर के जो अच्छे फल होते हैं वो ना है, जबकि साफ सुथरा बैठा हुआ है। तो कई बार आप पाएंगे कि शनिचर मेरा 9 के बजाय खाना नंबर 10 में बोल रहा होगा। कैसे? मेरे घर में संभावना है कि वॉशिंग मशीन मेरे पश्चिम की तरफ रखी हुई हो। अब यहाँ पे दूसरी बात समझ लेना, अगर वो मशीन अच्छे हालत की हो, आप लाल किताब में भाग 2 1952 के में लास्ट के पेज में पढ़ेंगे तो पंडित जी ने लिखा है लॉन्ड्री, शनिचर खाना नंबर 10 लॉन्ड्री, मतलब धोबी खाना, मतलब कपड़े धोने का स्थान, और शनिचर खाना नंबर 10 में बोल रहा है, जबकि मैं देख रहा हूं 9 में। तो कागज में दिखाई देगा 9 में लिखा हुआ है, लेकिन ग्रह बोल कहां आ रहा है? हकीकत, निशानियां, जिसे बैटिंग भी बोला गया है, तो खाना नंबर 10 में दिखाई दे रहा है। वो मशीन पश्चिम में रखी हुई है। अब एक और बात, शनि का अगर मुझे जाति स्वभाव देखना नहीं आता, ऐसा भी होता है, शनि के जाति स्वभाव देखने के लिए मैं साधारण तरीके से बता दूं कि राहु और केतु को देखना पड़ता है कि किसके शनिचर के साथ क्या संबंध है, तब क्लियर हो जाएगा कि शनि हमारे टेबे में कैसा बैठा हुआ है। तो शनिचर खाना नंबर 10 में
जो कि जन्म कुंडली में 9 में बैठा है, लेकिन बोल वो कहां रहा है, वो आवाज दे रहा है खाना नंबर 10 से, और वो खाना नंबर 10 में यानी कि हमारे मकान में, हमारे घर में जो हमारी रिहाइश है, वहां पे वॉशिंग मशीन पश्चिम दिशा में रखी हुई है, और वो मशीन अच्छी है तो शनिचर नेक स्वभाव का होगा, और वो मशीन बार बार खराब हो रही है, तो मेरी जन्म कुंडली में शनिचर खाना नंबर 10 जो कि अपने खुद मलकियत का घर है 10 स्ट्रेंथ, वहां मंदे हालात का होगा। इस तरीके से दुरुस्तगी की जाती है मित्रों लाल किताब ज्योतिष की। अगला सवाल एक और आया है, मकान कुंडली क्या होती है? जिस प्रकार से हमारी जन्म कुंडली है, इसी प्रकार से मकान कुंडली बनती है, इसी भचक्कर के तरीके से, क्योंकि लाल किताब में खाना नंबर 1 पूरब, खाना नंबर 5 पूरब की दीवार, तो ये चीजें कौन ग्रह वहां पे बैठा है, एक उदाहरण दे देता हूं आपको। किसी जन्म कुंडली में राहु 5 में घर में बैठा होगा, तो उस टेमे में आपको अक्सर, क्योंकि राहु 5 में ही बोलेगा, तो 5 का मतलब पूरब की दीवार, तो पूरब की दीवार पे वॉशिंग मशीन, इलेक्ट्रॉनिक सामान भी राहु से संबंधित है, दूसरी बात एसी की मशीन, इस तरीके से, या फिर पूरब की दीवार से लगता हुआ नौकर का कमरा या चाचा का कमरा, क्योंकि शनिचर के कारक है। तो इस तरीके से मकान कुंडली का उपयोग किया जाता है, और यह लाल किताब वास्तु से संबंधित है। इसके अलावा एक और सवाल का जवाब ले लेते हैं, कुंडली और मकान कुंडली हमें कैसे प्रभावित करती है? दोस्तों, जैसे मैंने सबसे पहले सवाल में बोला कि हमारी जन्म कुंडली में कोई ग्रह कहीं बैठा है, लेकिन वो आपके मकान में कहीं और स्थापित है, अपनी वस्तु के नाम से, अपनी आसिया के नाम से। जैसे कि शनिचर के सामान मैंने अभी कुछ बताए, राहु नाना है, राहु सुसर है, राहु इलेक्ट्रॉनिक का भी सामान है, केतु बेटा है, हमारे घर में कोई कुत्ता पालतू है तो वो भी केतु से संबंधित होगा। हमारे घर में हमारी पत्नी है, वो शुक्र से संबंधित है, बुध हमारी बुआ बहन बेटियों से संबंधित है, मूंग की दाल भी बुध है। अगर हमने कोई तोता पक्षी वगैरह पाला है और उसका पिंजरा उधर, इस तरीके से अलग अलग दिशाएं, जन्म कुंडली से मिलती जुलती दिशाएं ही मकान कुंडली की दिशाओं से तरीके से मिलकर काम करती हैं और प्रभावित होती हैं, और वो हमारे जीवन पे वास्तु के अनुसार। एक और मैं यहां बात कर दूं, हमारी जन्म कुंडली लगभग 40 से 50% बोलती है, बाकी जो 40-50% बचता है वो हमारी मकान कुंडली बोलती है। लेकिन मकान कुंडली हर लाल किताबी ज्योतिषी को आता नहीं है, तो इसलिए वो जन्म कुंडली देख के धक्का मार देते हैं। जबकि मैं तो लाल किताब मकान कुंडली यानी कि लाल किताब वास्तु के कोर्स काफी दिनों से करवाता हूं, और मैं खुद लाल किताब के माध्यम से वास्तु का काम करता हूं। इसके अलावा एक और सवाल ले लेते हैं कि लाल किताब विद्या कहां से आई? कुछ लोगों को भ्रांतियां हैं। इन्होंने सवाल लिखा है अरब या फिर सूरज के सारथी अरुण से आई, ये सब भ्रांतियां हैं। लाल किताब ज्योतिष हमारे प्राचीन वैदिक ज्योतिष का एक पार्ट है, वैदिक ज्योतिष का, प्राचीन ज्योतिष का ही पार्ट है। इसमें हुआ क्या, हमारे ऋषि मुनियों ने हमारे प्राचीन वैदिक सूत्रों पे और गहन चिंतन मनन करके, और खास तौर से पहाड़ी क्षेत्रों में, हिमाचल, उत्तराखंड और पंजाब के कुछ इलाके, जिसमें हमारा पाकिस्तान में जो चला गया है पंजाब, वो भी शामिल होता है, इन सब इलाकों में गहन चिंतन बड़े बड़े पुराने मनीषियों ने किया, ऋषियों ने किया, और वो लाल किताब के रूप में आज हमारे सामने है। ये हमारी संपूर्ण रूप से भारतीय विद्या है। इसके अलावा एक सवाल है, वैदिक, पाराशरी, नाड़ी, केपी आदि विधा वाले लाल किताब के उपाय करते हैं। ये दोस्तों बहुत बड़ी भ्रांतियां हैं। लाल किताब के उपाय या लाल किताब का फलादेश आप गौर करेंगे, कंप्लीट लाल किताब के नियम कानून, लाल किताब की कंडीशन, लाल किताब के ग्रामर का इस्तेमाल करके दिए जाते हैं। अगर कोई वैदिक, पाराशरी, केपी वाला, नाड़ी वाला, क्योंकि अन्य जगह कोई ज्यादा उपाय है ही नहीं, उपाय लाल किताब सूत्रों में कहे गए हैं, तो जो दूसरी विधाओं के लोग हैं अगर वो लाल किताब के उपाय करवाते हैं सफल ना होंगे। कहीं गलती से किसी का उपाय लग गया, मतलब तुक्का, ये हो सकता है, लेकिन लाल किताब के उपाय हमेशा वही लोग करें या वही लोग कराएं जिनको लाल किताब की अच्छी खासी नॉलेज है, वरना नुकसान भी हो सकता है, ये ध्यान रखिएगा। एक और सवाल ले लेते हैं दोस्तों, मंदे ग्रह के रत्न पहन सकते हैं क्या? दोस्तों, लाल किताब में बिल्कुल सरल और आसान शब्दों में जोशी साहब ने लिखा है, मंदे ग्रह की चीज अपने घर से, अपने शरीर से, अपने खान पान से दूर करिए। मंदे ग्रह की चीज मंदा असर देगी। ये हमारे प्राचीन ज्योतिष के आज के कथाकथित विद्वान
जो भरोसे लायक नहीं है वो ये काम करते हैं। ये दोस्तों नुकसान का कारण बन जाता है, व्यक्ति की बर्बादी हो जाती है। एक उदाहरण देके देख लेता हूँ। किसी जन्म कुंडली में बुध खाना नंबर 3, 8, 9, 12 में बैठा हो, उसको पन्ना डलवा दीजिए, बेचारे की बर्बादी हो जाएगी, काम धंधा चौपट हो जाएगा, कर्जा सर पे सवार हो जाएगा। इन चीजों से बचिए। मंदे ग्रहों की चीज, बुरे ग्रहों की चीज दूर करिए, अच्छे ग्रहों की चीज के साथ रहिए। जैसे कि बुरे दोस्त अगर आपके होंगे तो वो आपको बुराई की तरफ ले जाएंगे, और अच्छे ग्रह आपके, अच्छे मित्र होंगे अच्छे ग्रह की तरह, तो वो आपको नेकी की तरफ, आपकी तरक्की की तरफ, आपकी ऊंचाइयों की तरफ आपको लेके जाएंगे। इसके अलावा एक और सवाल, दान किन ग्रहों का करें? दोस्तों, चंद्रमा से संबंधित कुछ सूत्र हैं कि खाना नंबर 6 में चंद्रमा कमजोर होता है तो चंद्रमा का दान नहीं करना चाहिए, खास तौर से चलते फिरते लोगों के लिए। लेकिन अमूमन अपने मंदे ग्रहों का दान करिए। जैसे बुध मंदा है तो बुध की चीजें, मूंग बहा दीजिए, लोगों में बांट दीजिए। शनि मंदा है, बादाम लोगों को बांटिए। इस तरीके से मंदे ग्रहों की चीज ज्यादा से ज्यादा दान करिए। कहने का सीधा सरल है, हमारे भारतीय हिंदू समाज में, सनातन समाज में दान पुण्य की बहुत महिमा है। तो हम अपने मंदे ग्रहों से संबंधित वस्तुओं को ज्यादा से ज्यादा लोगों में बांटें, जिससे उनका भी नुकसान नहीं होगा और हमारे जीवन में भी लाभ होगा। एक सवाल आया है, घर को जगा लेना मतलब? दोस्तों होता क्या है, एक उदाहरण देके बता देता हूं। खाना नंबर 1 में मंगल बैठा हुआ हो अगर, और खाना नंबर 7 खाली हो, क्योंकि खाना नंबर 1 लाल किताब सूत्रों में जो दृष्टि के नियम है, खाना नंबर 1 7 को देखता है। तो 1 के सामने खाना नंबर 7 में जब कोई ग्रह ना होगा तो खाना नंबर 1 का मंगल सोया हुआ होगा। अब क्या करना चाहिए? मंगल की एक अपनी उम्र है लाल किताब में 28, तो 28 साल से पहले ही खाना नंबर 7 को जगाने के लिए, खाना नंबर 7 शुक्र का घर है, गौपालन किया जा सकता है, शादी की जा सकती है। और शादी भी नहीं हो रही है, कई बार ऐसे भी हालात हो जाते हैं, तो घर में परमानेंट काम वाली किसी स्त्री की सेवाएं ले लेने से भी खाना नंबर 7 एक्टिव हो जाएगा, यानी कि खाना नंबर 7 जाग जाएगा। तो मंगल का अपना जो असर है वो आपके जीवन में चलने लगेगा। एक और सवाल ले लेते हैं दोस्तों। पुराने ज्योतिष में नक्षत्र, राशि आदि सभी देखते हैं, लाल किताब में यह क्यों नहीं देखते? लाल किताब हमेशा काल पुरुष कुंडली के अनुसार, यानी कि मेष लगन के अनुसार चलती है, हमेशा लगन को हम लोग नहीं मानते। तो सत्य मैं आपको बता देता हूं, लाल किताब में राशियों का इस्तेमाल भी है लेकिन नक्षत्रों का इस्तेमाल नहीं होता है। उसका कारण बता दूं, हमारे दूसरे ज्योतिष विधाओं के लोग नक्षत्र वगैरह देखते हैं, बहुत सारे नियम देखते हैं, कौन सा ग्रह किस घर में बैठा है या किस राशि में बैठा है, लेकिन हम लोग अमूमन देखते हैं कि कौन सा ग्रह किस घर में बैठा है। लेकिन हमारे यहाँ नक्षत्र एक चीज नहीं देखी जाती है, राशि को बहुत बड़ा महत्व नहीं दिया जाता है, जबकि महत्व दिया जाता है लेकिन बड़े स्तर पे दिया जाता है। जब आप अच्छी मेहनत कर लेते हैं तो राशि का भी हम इस्तेमाल करते हैं। ऐसा नहीं है कि राशि को छोड़ा गया है, लेकिन एक नक्षत्र छोड़ने के बाद हमारे यहाँ साथी ग्रह, मसनूई कॉन्सेप्ट, बात को समझिएगा, दृष्टियां हमारी अलग, घर जगाने के नियम हमारे अलग, धोखे के ग्रह अलग, ग्रामर का इस्तेमाल अलग। तो हमारे यहाँ अचानक चोट का कॉन्सेप्ट अगर, तो एक दो चीज अगर लाल किताब में इस्तेमाल नहीं की गई है तो उसके बदले में लाल किताब में कम से कम 15 अलग चीजें सही फलादेश और जातक के जीवन में अच्छे हालात बनाने के लिए इस्तेमाल की गई है। इसलिए हम पूरी संतुष्टि के साथ में कह सकता हूं कि लाल किताब संपूर्ण तरीके से ज्योतिष विज्ञान है। एक और सवाल है दोस्तों कि बाजार में लाल किताब के नाम से बहुत सारी किताबें बाजार में मिलती हैं। तो दोस्तों ये सत्य है, कोई चीज की जब डिमांड हो जाती है ना तो नकली भी बाजार में आते हैं, असली सिक्के हैं तो खोटे सिक्के भी बाजार में आएंगे। लेकिन मैं आपको बिल्कुल सरल शब्दों से और रिक्वेस्ट करके बोलता हूँ, और मैं थक चुका हूँ लोगों को बताते बताते। पंडित रूपचंद जोशी साहब ने 1939 से लेकर 1952 के बीच 5 किताबें लिखी थी। वो 5 किताबें उर्दू में लिखी गई थी। उन किताबों का लिप्यांतर बेणी माधव गोस्वामी साहब ने किया है। वो आज इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनके बेटे हैं, और ये किताबें हमेशा प्रिंटेड होती हैं और ये ऑनलाइन भी मिलती हैं, उनसे भी मिलती हैं और मार्केट में भी मिलती हैं। आप हमेशा लिप्यांतर खरीदिए उर्दू की किताबों का, असली किताबों का लिप्यांतर, और वो भी
बेणी माधव गोस्वामी द्वारा लिखा हुआ, बाकी किसी अन्य लेखक का मत लीजिए। मिलावट पाएगी, नकली पाएगी। असली चीज है लाल किताब की, प्योर असली किताबें आज भी उपलब्ध हैं, तो फिर हम नकली के पीछे क्यों भागें। और इसके अलावा अगर आपको उर्दू के शब्द, फारसी के शब्द जिनका ज़्यादा इस्तेमाल हुआ है, पंजाबी के शब्द जिनका ज़्यादा इस्तेमाल हुआ है, तो आप चाहें तो पंडित कृष्ण शांत जी की किताबें ले सकते हैं, सरल हैं आज की बोलचाल की भाषा में। पंडित सुमत प्रसाद जी की ले सकते हैं, और पंडित रामेश्वर शास्त्री जी की भी किताबें ले सकते हैं। ये भी किताबें अच्छी हैं। एक और सवाल, पहले उसका उत्तर दे चुका हूं, फिर दे देता हूं। ऊंच के ग्रह का दान ना लें। ऊंच के ग्रह का दान ना करें, ना करें। ऊंच का ग्रह हमारे जीवन में ऊंचाइयां, बुलंदियां, तरक्की लेके आता है, तो हम ऊंच के ग्रह को संबंधित जो वस्तु है, सामान है, वो किसी को ना दें। वो हमारे, जैसे बृहस्पति अच्छा है तो सोना डालने से लाभ होगा, चंद्रमा अच्छा है तो चांदी डालने से लाभ होगा। इनका दान ना करें, क्योंकि ये ग्रह आपके जीवन में खुशहाली लेके आ रहे हैं, तो इनको अपने पास रखें। एक और सवाल चलता है, कपड़े दान ना करें, कई लाल किताबी ये बोलते हैं। तो दोस्तों होता क्या है कि कपड़े दान ना करने का जो माहौल है लाल किताब में, वो बृहस्पति खाना नंबर 7 पे बड़े स्तर पे लागू होता है। बृहस्पति खाना नंबर 7 में बैठा है, जो कि शुक्र का घर कहा जाता है, और दूसरा वो बुध का भी घर है। तो बृहस्पति यहाँ दुश्मन के घर में बैठा हुआ है, और दुश्मन को कमजोर करेगा कोई भी ग्रह। एक सिंपल सा सूत्र है। तो शुक्र है, स्त्री ग्रह है, हमारा गृहस्थ का है, हमारी पत्नी सुखों का ग्रह है, और जो हमारी स्किन है ये शुक्र की है। हमारा कपड़ा जो हम पहन लेते हैं वो भी सिला हुआ होता है, वो भी शुक्र से संबंधित होता है। तो इसलिए हमारी लाल किताब में ये नियम है कि बृहस्पति के खाना नंबर 7 में बैठने के कारण शुक्र, यानी कि व्यक्ति का ग्रस्त कमजोर हो जाता है, मंदा हो जाता है। और आप शुक्र का दान करना शुरू कर देंगे तो आपके जीवन में शुक्र से संबंधित दिक्कतें, परेशानियां आ जाएंगी। इसलिए उतरे हुए कपड़े या फिर किसी साधु महात्मा को वस्त्र नहीं देने चाहिए, क्योंकि अब शुक्र की चीजें हम साधु सन्यासियों को बांटने लग जाएंगे तो हमारे जीवन में शुक्र, क्योंकि अमूमन हमारा जो समाज का बड़ा तबका है वो गृहस्थ से संबंधित है। अगर आप साधु सन्यासी हैं तो कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। लेकिन आप गृहस्थ सुख चाहते हैं, दुनियादारी के सुख चाहते हैं, तो आपको ये चीज नहीं करनी चाहिए, क्योंकि शुक्र यहाँ पे इस कारण से कमजोर हो जाता है। कुछ और चीजें आई हैं। वास्तु में एलिमेंट ट्रीटमेंट होता है क्या? लाल किताब में ऐसा कुछ होता है। लाल किताब वास्तु, यानी कि लाल किताब की मकान कुंडली में, दूसरे वास्तु में, और खास तौर से महावास्तु में तो सिर्फ एलिमेंट देखा जाता है। हम लोग एलिमेंट के साथ साथ 12 राशियां, 9 ग्रह, और वात, पित्त, कफ, और इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें देखते हैं, बहुत बड़े स्तर पे देखते हैं। और लाल किताब का जो वास्तु है वो कंप्लीट, यानी कि संपूर्ण वास्तु है। और सबसे बड़ी बात, बहुत कम पैसे में, बहुत मामूली से उपाय करके बड़े बड़े लाभ दे देता है। अगला सवाल ले देते हैं, सामुद्रिक की लाल किताब क्या है? तो मैंने पहले ही बोला कि लाल किताब का जो असली नाम है वो सामुद्रिक की लाल किताब है। सामुद्रिक का मतलब कंप्लीट, समंदर जैसी गहराइयां, इसको समझिए। इसमें पामिस्ट्री भी है, क्यापा है, अंगों की बनावट है, माथा चौड़ा, झुका हुआ, दबा हुआ, नाक लंबी पतली, अंगूठा छोटा बड़ा, उंगलियां छोटी बड़ी। इसके अलावा हमारे शरीर पे चिन्ह, हमारे साथ होने वाली घटनाएं, स्वप्न विचार भी है लाल किताब में। तो लाल किताब कंप्लीट सामुद्रिक शास्त्र, यानी कि कंप्लीट ज्योतिष है भरपूर रूप में, इसलिए लाल किताब को सामुद्रिक की लाल किताब भी कहा जाता है। और इसके अलावा आपको कोई कंप्लीट ज्योतिष नहीं मिलेगा, मैं आपको गारंटी के साथ बताता हूं। लाल किताब में वास्तु ट्रीटमेंट संभव है। जी हाँ, लाल किताब में आपके भवन, आपके मकान का बहुत सस्ते और बहुत मामूली से उपाय से बड़े बड़े लाभ दिए जा सकते हैं। एक और सवाल है, और बहुत सारे लोगों का सवाल है कि लाल किताब खुद चुनती है। भैया, लाल किताब कैसे चुनेगी आपको? लाल किताब लिखी गई है, एक निर्जीव वस्तु है, उसको श्रद्धा की नज़र से हम इसलिए देखते हैं कि उसके लिखे सूत्र हमें जीवन में
सरलता देते हैं, तरलता देते हैं, लाभ देते हैं। लाल किताब आके अगर चुने तो फिर मेहनत करने की जरूरत ही नहीं रहेगी ना। मैं हमेशा अपने स्टूडेंट को कहता हूँ, कोई किसी को नहीं चुनता मेरे भाई, मेहनत करिए, सूत्रों पे काम करिए, ये सब भ्रांतियां हैं, इनसे दूर रहिए। कोई किसी को नहीं चुनता, जिसके साथ जिसके संबंध अच्छे हो जाएं वो उसका हो जाता है। तो आप लाल किताब के साथ अपना संबंध अच्छा करिए, उसमें फोकस करिए, मेहनत करिए, उसको पढ़िए, उसको समझिए, उसके सूत्रों को अप्लाई करिए, तब चुनती है लाल किताब, ऐसे नहीं चुनती। ये बेकार की बातें हैं, भ्रांतियां हैं, ये काम चोरों के, जो मेहनत नहीं कर सकते उनके नियम कानून है। मेहनत करने वालों के लिए ये सूत्र अप्लाई नहीं होगा। एक और बात आई है कि लाल किताब सिर्फ पंजाब वालों को ही आ सकती है। नहीं भाई, लाल किताब पंजाब वालों को आ सकती है, इसका कारण थोड़ा सा ये है कि लाल किताब में पंजाबी के शब्दों का ज़्यादा इस्तेमाल है। दूसरी बात, पंजाबी लैंग्वेज जो कि गुरुमुखी है, उसमें फारसी और उर्दू के शब्दों का भी ज़्यादा इस्तेमाल है। और लाल किताब जो है वो उर्दू में लिखी गई है, फारसी के शब्दों का इस्तेमाल भी है, पंजाबी के शब्दों का भी इस्तेमाल है, और उर्दू में तो लिखी गई है। तो जिन लोगों को पंजाबी ज़्यादा आती है, उर्दू अच्छी आती है, फारसी अच्छी आती है, उन लोगों को सिर्फ आसान होती है। मेहनत कहीं का भी करे, अंग्रेज करे, चाहे बंगाल का करे, चाहे गुजरात का करे, चाहे मद्रास का करे, चाहे रसियन, लाल किताब पे मेहनत करे, सबको आएगी। एक लैंग्वेज प्रॉब्लम नहीं है, भाषा प्रॉब्लम नहीं होती, भाषा पे मेहनत करिए, सीखिए। और आज के समय में तो मैंने पंडित कृष्ण आसान जी, रामेश्वर शास्त्री जी, सुमत प्रसाद जी का नाम लिया, उन्होंने सरल भाषा में, आज की भाषा में लिखा है, वो भी पढ़ के तो आप सीख सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि पंजाब के लोगों को आएगी। एक सवाल है, निशानियां या बैटिंग क्या होती है? दोस्तों, मैंने पहले भी बोला, लाल किताब में हर ग्रह से संबंधित वस्तुएं, निशानियां हमारे जीवन में, हमारे मकान में रखी हुई होती है, हमारे जीवन में होने वाली घटनाएं। जैसे कि एक उदाहरण दे देता हूं, राहु खाना नंबर 8 में बैठा होगा और वो 8 में ही बोल रहा है, तो उसकी एक तो यही निशानी होगी, आपके घर में दक्षिण के हिस्से में कोई इलेक्ट्रॉनिक बिजली का सामान होगा और ये मंदी निशानी होगी। और वो अगर सामान खराब हो बिजली का तो ये बहुत ज्यादा मंदी निशानी हो जाएगी। तो ऐसे व्यक्ति के साथ हर 8वें साल बुराई हो जाएगी। एक और उदाहरण ले लीजिए, बुध खाना नंबर 12 में बैठा हो, तो बुध से संबंधित बुआ बहन बेटी का कमरा हो, उस तरफ कोई बकरी पालन करता हो, उसकी बकरी खाना नंबर 12 यानी कि साउथ ईस्ट की तरफ बंधी हो, इस तरीके से। या बुध की बहुत सारी चीजें होती है, खाली बर्तन बड़े बड़े भी होते हैं, तो बुध खाना नंबर 12 में बैठ के बोल रहा होगा। तो ये निशानियां हम लोग बोलते हैं। तो ये मंदे जो गिरे हैं तो उनको हटा दो। अगर बुध की चीज खाना नंबर 12 यानी कि साउथ ईस्ट में, खाना नंबर 12 दिशाओं में हम लोग साउथ ईस्ट के रूप में देखते हैं, अग्निकोण, तो साउथ ईस्ट में बुध की चीजें हटा दो, ये निशानियां, बुरी निशानियां हो जाएंगी इस तरीके से। क्योंकि बुध फिर हर 7वें साल में मंदा असर दे देगा जातक के जीवन में। इसलिए एक सवाल आया है, लाल किताब उर्दू में क्यों लिखी गई, फिर फारसी पंजाबी के शब्दों का इस्तेमाल क्यों किया गया है? दोस्तों, जब पंडित रूपचंद जोशी साहब ने किताब लिखी थी 1939 में पहली, और चौथी किताब है उनकी 1942 में लिखी गई थी, 5वीं 1952 आज़ाद होने के बाद। तो आप देखेंगे अंग्रेजों के आने से पहले हमारे देश की जो भाषा है वो फारसी थी, और उस फारसी और हिंदी को मिला के उर्दू भाषा नई बनाई गई थी। अंग्रेजों के आने के बाद भी सरकारी स्तर पर फारसी और उर्दू का इस्तेमाल ही ज़्यादा होता था, अंग्रेजी समय में भी और आज के समय में भी। आप देखेंगे कोर्ट में, कचहरी में, थाने में, खासतौर से मेरे हरियाणा की मैं तो बात कर रहा हूँ, पटवारियों के यहाँ उर्दू और फारसी के शब्दों को ज़्यादा चलन में लिया जाता है, क्योंकि ये लंबे समय तक सरकारी भाषा बनी रही है। इसलिए लाल किताब पंडित रूपचंद जोशी ने उर्दू में लिखी थी, क्योंकि पंडित रूपचंद जोशी भी सरकारी सेवा में, लेखा विभाग में अकाउंटेंट थे ब्रिटिश आर्मी में, इस कारण से तो वो उनकी भाषा थी, इसलिए उन्होंने इसमें लिखी थी। एक सवाल आया है, उपाय करने के तरीके क्या हैं? तो दोस्तों, जब हम लोग बोलते हैं लाल किताबी की उपाय दिन में करें, कभी कभी हम किसी ग्रह के लिए एक फिक्स टाइम देते हैं, जैसे सूरज ग्रहण दिन में हो या रात में हो, फिक्स टाइम होता है। चंद्र ग्रहण दिन में हो, रात में, फिक्स टाइम होता है। राहु के कुछ उपाय हम लोग शाम को सूरज छिपने के जस्ट बाद करवाते हैं, लेकिन तारे निकलने से पहले। बाकी सभी उपाय दिन में करने चाहिए। और
नियम से करने चाहिए। कोई भी उपाय चौथ, नवमी, चौदस को शुरू नहीं करना चाहिए। सभी उपाय सूरज को देख के करने चाहिए, क्योंकि सूरज एक प्रकार का साक्षी होता है कि आपने ये उपाय किया है, तो ये खबर वो उस ग्रह तक दे देगा। एक मतलब समझाने का तरीका है कि आपने ये उपाय किया है। उपाय करने के ये नियम होते हैं, और कोई उपाय ज्यादा दिन का है तो वो चौथ, नवमी, चौदस को शुरू नहीं करना चाहिए। एक दिन वाला उपाय चौथ, नवमी, चौदस को भी किया जा सकता है। ये उपाय करने के लाल किताब के तरीके होते हैं। एक सवाल है कि लाल किताबी जीवित ग्रह बोलते हैं, ये क्या होता है। दोस्तों, जो सभी ग्रह पिंड हैं वो हमसे हजारों हजार, सैकड़ों हजार किलोमीटर, लाखों हजार किलोमीटर दूर है। हम तक उनकी आवाज जाए या ना जाए, लेकिन जो हमारे घर परिवार, हमारे आस पड़ोस, हमारे भाई बंधु, हमारे मित्र, हमारे ससुरालिए, हमारे बहन बहनोई भाणजे, ये सब हमारे ग्रहों से संबंधित होते हैं। बात को समझिए। बुध हमारी बुआ बहन बेटी है, बृहस्पति हमारे पिता दादा हैं, चंद्रमा हमारी माँ दादी है, शुक्र हमारी पत्नी है, प्रेमिका है, प्रेमी है, पति है, मंगल हमारे भाई हैं, यार दोस्त हैं। इस तरीके से वहां तक आवाज जाए या ना जाए, जीवित ग्रह हमारे आसपास होते हैं। हमें इनकी सेवा करनी चाहिए, इनकी वफादारी रखनी चाहिए, इनका सम्मान करना चाहिए, इनका हक नहीं मारना चाहिए। नहीं तो वो ऊपर वाले ग्रह जो परमात्मा के नाम से भी जुड़े हुए हैं, वो नाराज हो जाएंगे अगर हम अपने नजदीक वाले जीवित ग्रह के साथ बदकारियां और बदमाशियां करेंगे। इसलिए हम लोग जीवित ग्रह बोलते हैं कि हमारे आसपास है। एक सवाल आया है, हम आपके आगामी कोर्स के विषय में बताएं। दोस्तों, मेरा लगभग हर एक सवा महीने में नया बैच शुरू होता रहता है। अगर आप इंतजार कर रहे हैं तो मुझे तत्काल व्हाट्सएप पे मैसेज छोड़ सकते हैं। एक सवाल है, हिदायतें क्या होती हैं। दोस्तों, लाल किताब में बहुत सारी हिदायतें होती हैं, जैसे कि सूरज खाना नंबर 7 में बैठा हो तो सूरज की उम्र 22-23 में शादी ना करें। अब सूरज खाना नंबर 7 में बैठा है तो शुक्र की उम्र भी होती है 25वीं साल, उस साल शादी ना करें। इस तरीके की हमारी हिदायतें होती हैं। मान लीजिए शनिचर खाना नंबर 2 में बैठा है तो मकान बनाने की हिदायत होती है कि अपनी मकान तो बेशक कभी भी बना लो, लेकिन मकान बनते समय काम रोकना नहीं है। और एक ये भी हिदायत होती है कि शनिचर जब खाना नंबर 8 में बैठा हो तो अपनी 48 साल कंप्लीट होने से पहले मकान ना बनाए। एक और हिदायत समझ लीजिए कि बृहस्पति जब खाना नंबर 10 में बैठा हुआ हो तो चुस्ती चालाकी चंटपना अपना के रखें। इस तरीके की हमारी हिदायतें होती हैं जो हमारे जीवन को आसान करती हैं। एक सवाल आया है, आप लोग वर्षफल, महाफल, सप्ताह, दिन आदि की बात करते हैं और केपी में एक इवेंट निकालना होता है। दोस्तों, लाल किताब में आप देखेंगे एक पूरे जीवन का लगन चार्ट होता है, फिर उसको हर साल तोड़ते हैं, वो वर्षफल होता है। वर्षफल को तोड़ते हैं तो महीना बनता है, महीने को तोड़ के दिन की कुंडली भी बन जाती है, रात की कुंडली भी बन जाती है, उनको तोड़ के घंटे की भी कुंडली बन जाती है, और घंटे की कुंडली को तोड़ के मिनट की कुंडली, और मिनट की कुंडली तोड़ के हम सेकंड तक चले जाते हैं। और इसमें फिर 35 साल चक्र को तोड़ के कैलकुलेशन करके कि इस घंटे में, इस मिनट में या इस सेकंड में क्या घटना अच्छी या बुरी घटेगी, यानी कि क्या इवेंट होगा, ये हम लोग आसानी से बता देते हैं। लाल किताब बहुत गहराई की चीज है, लेकिन लाल किताब पे ज्यादा मेहनत नहीं की गई है। समस्या ये है। लाल किताब में सवाल देखिएगा, लाल किताब में पत्थर रतन का उपयोग नहीं है, पूजा पाठ का उपयोग नहीं है क्या? नहीं भाई, ऐसा नहीं है। लाल किताब में बहुत महंगे रत्नों का उपयोग नहीं है, बहुत सस्ते वाले 3-4 प्रकार के रत्न है। जैसे मैं उदाहरण दे देता हूं, किसी जन्म कुंडली में शुक्र, शनिचर और सूरज इकट्ठे बैठे हो तो लाल चमकीले पत्थर दबाने का नियम है। बात को समझिए। राहु खाना नंबर 11 में बैठा हुआ हो तो कहा गया है कि नीलम इस्तेमाल नहीं करिए, भूल के भी नीले कपड़े से भी दूर रहिए, नीलम या कोई नीला पत्थर। इसके अलावा मंगल शनिचर हो तो हमारी किताब कहती है कि लाल रतन धारण ना करें, लाल पत्थर यानी माणिक वगैरह धारण ना करें, नुकसान होगा। तो पत्थरों का उपयोग भी है और मना भी किया गया है।
ऐसा नहीं है कि उपयोग नहीं है। फिर केतु के लिए 2 रंगे पत्थर का भी हमारे यहाँ इस्तेमाल है। तो हमारे यहाँ भी कई प्रकार के पत्थरों के इस्तेमाल है, लेकिन हमारे यहाँ किसी महंगे रत्न की कोई इस्तेमाल नहीं है। रही पूजा पाठ की बात, तो मैं आपको बता देता हूँ। लाल किताब 1952 पेज नंबर 156 को खोल के देखिए। लाल किताब में हरिवंश पुराण, गायत्री पाठ सबके विषय में लिखा गया है, लेकिन लाल किताबी अमूमन ये चीजें बताते नहीं है। ये समस्या है। उसका कारण है कि परेशान आदमी को आप पूजा पाठ की तरफ भेजेंगे तो अक्सर वो कई बार जा नहीं पाता है। लेकिन अगर वो ब्राह्मण से पूजा पाठ करवाई जाए तो कोई बुरा मत मानिएगा, बहुत से पंडित लोग यहाँ बैठे होंगे, ब्राह्मण का मतलब तो ब्रह्मा को जानने वाला होता है, तो ऐसे लोग तो दिखाई देते भी नहीं है। बड़े बड़े संतों में भी ये तत्व तो नहीं पाया जाता है। तो पंडित एक मशीन की तरह ये काम करता है, उसका व्यवसाय है, वो अपने पेट के लिए करता है। तो परमात्मा से संबंध डायरेक्ट जोड़िए तो आपको लाभ हो पाएगा। इसलिए लाल किताबी ज्यादातर ये चीजों का उपयोग पूजा पाठ का नहीं करते हैं। और पत्थर का मैंने आपको बता दिया कि हमारे यहाँ बहुत मामूली स्तर पे किया जाता है। और आपको यकीन नहीं है तो पेज नंबर 156 लाल किताब असली का खोल के देख लीजिए, वहां पे आपको ये चीज देखने के लिए मिल जाएगी। अगला सवाल ले लेते हैं। लाल किताब में महादशा अंतरदशा नहीं होती, कभी सुना नहीं। दोस्तों, लाल किताब में महादशा अंतरदशा आपके प्राचीन ज्योतिष के तरीके से नहीं होती है। लाल किताब में 35 साल चक्र होता है। 35 साल के अलग अलग चक्र चलते हैं ये भी। और इसमें जैसे अंतरदशा प्रत्यंतर दशा होती है पुराने ज्योतिष में, इसमें भी दरमियानी, आखिरी और मध्यमा इसी तरीके से चलती है। हर ग्रह के बीच में 3 ग्रहों की दरमियानी, शुरुआती और आखिरी। हमारे यहाँ थोड़ा शब्दों का हेर फेर है, लेकिन नियम है। लेकिन हम इसे 35 साल चक्र बोलते हैं, महादशा नहीं बोलते हैं। एक सवाल है, पित्तर ऋण क्या होते हैं? पित्तर, दोस्तों लाल किताब में पित्तर दोष का जो मतलब है वो ये होता है, किसी ग्रह के पक्के घर यानी कि जड़ पर उसका शत्रु, परमानेंट शत्रु आके बैठ जाए तो पित्तर ऋण बन जाते हैं टेबे में। पित्तर दोष कह सकते हैं इसको, तो हम लोग पित्तर ऋण बोलते हैं। होता क्या है दोस्तों, हमारे बुजुर्गों ने 2-3 पीढ़ी पहले कोई बुरा काम किया तो बुजुर्गों के साथ जो हमें धन संपत्ति और उनके द्वारा जो शरीर हमारे माता पिता के द्वारा दिया जाता है, तो हमारे बुजुर्गों के कुछ किए हुए बुरे कर्मों को भी हमें भुगतना पड़ता है। वो ऋण के साथ हमें मिलते हैं, यानी कि वो ग्रह हमारे टेबल में मंदे हालात में बैठे होते हैं। तो उन ग्रहों के उपाय, ऋण जिनका बनता है, पित्तर ऋण, पित्तर दोष जिनका बनता है, उन ग्रह की उम्र से पहले या फिर अगली पीढ़ी, जैसे कि मेरे पित्तर दोष के, पित्तर ऋण के उपाय कम से कम मेरी अगली पीढ़ी यानी कि मेरे बच्चे पैदा होने से पहले हो जाएं तो मेरी अगली पीढ़ी में ये दोष नहीं जाएगा। लेकिन दोस्तों, लाल किताब का ये कॉन्सेप्ट थोड़ा कठिन है, क्योंकि इसमें पूरे परिवार का हिस्सा डालना पड़ता है, तब छुटकारा मिलता है। नहीं तो ये फिर दोष पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहते हैं। और मैं आपको बता दूं, 100 में से 1 कुंडली मिलेगी जिसमें पित्तर ऋण नहीं होगा। ये सत्य बता रहा हूं आपको। एक और सवाल ले लेते हैं, आसिया क्या होती है? तो मैंने पहले भी बताया, हमारे यहाँ आसिया का मतलब वस्तु, बृहस्पति की वस्तुएं, हल्दी है, केसर है, सोना है। चंद्रमा की वस्तु चावल है, माता है, ऐसे समझिए। और फिर ये आसिया बदल भी जाती हैं, जैसे चंद्रमा खाना नंबर 4 माँ है, बुआ है, मौसी है। चंद्रमा खाना नंबर 6 में बैठ जाए तो वो नानी कहलाता है। चंद्रमा खाना नंबर 8 में हो जाए तो वो ताई का कारक बन जाता है। आसिया बदलती भी हैं। चंद्रमा खाना नंबर 10 में हो जाए तो वो चाची का कारक हो जाता है। चंद्रमा खाना नंबर 12 में हो जाए तो वो सास का कारक हो जाता है। तो आसिया है और आसिया बदलती है, इसका मतलब वस्तु वो जीवित भी हो सकती है और वो निर्जीव भी हो सकती है। इसके अलावा और वर्ष फल कैसे बनता है? दोस्तों, लाल किताब की बाजार में जितनी भी पुस्तकें बिकती हैं 1939 से लेकर 52 तक की, उन सब में एक चार्ट होता है। तो हम लाल किताब का जो वर्षफल है उस चार्ट में हमारे फिक्स हैं कि कौन सा ग्रह किस साल में किस घर में बदलेगा, अपना स्थान परिवर्तन होगा। हमारा सिस्टम बिल्कुल फिक्स है। इसके अलावा एक और हमारा सिस्टम होता है कि कोई 2 ग्रह या 3 ग्रह या 4 ग्रह इकट्ठे हैं तो वो इकट्ठे ही अपना स्थान परिवर्तन अलग अलग सालों में करेंगे। ये लाल किताब में होता है। एक सवाल है, राशिफल और ग्रहफल क्या होता है? दोस्तों, ये ज्यादा मुश्किल सवाल नहीं है, मामूली सी बात है। राशिफल का मतलब ये होता है कि प्रकृति ने
हमें हमारी जन्म कुंडली में ऐसे ग्रह दिए हैं जिनका सीधा उपाय कर लें, यानी कि उसमें ज़्यादा सोचने समझने की जरूरत नहीं है और वो हमारे जीवन में जल्दी आसानी से लाभ दे देंगे। ग्रहफल वो होता है जिसका सीधा उपाय नहीं किया जा सकता, उसके लिए मसनूई कॉन्सेप्ट, बनावटी ग्रहों के कॉन्सेप्ट, यानी ग्रह को तोड़ के या नया ग्रह निर्मित करके उसका उपाय किया जाता है, यानी कि ऊर्जा बदल दी जाती है, एनर्जी बदल दी जाती है। लाल किताब में उपाय दोनों ही हालात के हो जाते हैं, लेकिन वहां पे थोड़ा सा दिमाग का इस्तेमाल करना पड़ता है, यानी कि गहराई से पढ़ना पड़ता है, समझना पड़ता है। मैंने सुना है कि अंगूठा चूसने का उपाय होता है लाल किताब में। जी हाँ, लाल किताब में अंगूठा चूसने का उपाय होता है, और ये होता है केतु खाना नंबर 12 में बैठा हो जब। हकीकत क्या है मैं आपको बता दूं, अंगूठा जो हमारा है ये शुक्र से संबंधित है। आप पाएंगे किसी जन्म कुंडली में किसी का अंगूठे में बिना चोट लगे दर्द हो तो उसके जीवन साथी को कोई ना कोई मुसीबत, दुख पैदा हो रहा होता है। हकीकत में जो ऊपर की पोरी है, ये 3 पोरियां सभी उंगलियों में होती है, अंगूठे में भी 3 पोरी होती है। तो अंगूठे में जो सबसे ऊपर की पोरी है केतु की है, बीच की पोरी है वो राहु की है, और आखिरी पोरी और फिर पोरी के बाद जो स्थान है वो शुक्र का स्थान होता है। लाल किताब में कॉन्सेप्ट है मसनू, यानी कि बनावटी ग्रह। राहु केतु मुश्तरका यानी कि इकट्ठे शुक्र बनता है। अब केतु 12वें में बैठा हुआ है, तो पंडित जी ने यहाँ पे जो हमारे कॉन्सेप्ट है मसनू का वो ये है कि खाना नंबर 12 में, क्योंकि अंगूठे में ही राहु केतु है, तो केतु अगर 12 में बैठा हुआ हो तो दूध में डिप करके अंगूठा चूसिए, यानी कि शुक्र खाना नंबर 12 का असर दे देगा, क्योंकि 12 घर में शुक्र ऊंच का होता है। और रेत केतु राहु को दूध में डाल के चूसिए, यानी कि दूध जो कि सभी ग्रहों की माता है चंद्रमा, और चंद्रमा सभी ग्रह के पाप को, उनके कलेश को, उनकी बुराइयों को धो देता है। तो राहु केतु में या बनने वाले शुक्र में अगर कोई पेचीदगी हो, बेहूदगी हो, कोई कमी रह जाए, तो अंगूठे को दूध में डिप करके चूसने से राहु केतु का पाप और शुक्र में कोई कमी है तो वो धुल जाएगी, और शुक्र खाना नंबर 12 का नेक असर दे देगा। रुपया, पैसा और जीवन साथी के सुख में लाभ होगा, रिलैक्स होगा। इसलिए ये उपाय किया जाता है, ये उपाय के लॉजिक है हमारे। दोस्तों आज इतने ही सवाल लूंगा, जल्दी ही और बहुत सारे ढेरों सवाल हैं उनके भी उत्तर लेके आऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम।